गोपाल जी, श्री रामचंद्र प्रसाद सिंह जी। धन्यवाद उपसभापति महोदय। भुवनेश्वर कलिता जी ने और विजयपाल तोमर साहब ने प्रस्ताव आया, उसका अनुमोदन किया और जो राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर चर्चा हो रही है, राष्ट्रपति जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं और समर्थन करता हूं जो उन्होंने अभिभाषण दिया। मैं सुन रहा था, गुलाम नबी आज़ाद जी बोल रहे थे। मैं चूंकि इतिहास का विद्यार्थी हूँ, मैं बोलता नहीं, मैं कुछ और सोच के आया था, लेकिन चूंकि आपने छेड़ दिया तो मुझे लगा कि इतिहास को ठीक कर देना चाहिए। आपने शुरुआत की कि जो किसान के आंदोलन हुए, जो हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान हुए, उसमें हमारा बिहार, इसकी चर्चा आपने किया, चंपारण का। तो मैं चाहूँगा कि एक कंपैरिजन होना चाहिए। जो चंपारण में सत्याग्रह, उसमें हमारे किसानों ने किया, जिसमें पूज्य बापू ने नेतृत्व दिया, उसमें इशूज़ क्या थे और आज जो है वो क्या इशू है, कंपैरिजन होना चाहिए। उसमें इशू क्या थे? उसमें इशू था 3 कठिया जो खेती करवा रहे थे, जो आप चर्चा कर रहे थे, नील की खेती। जबरदस्ती जो किसान गन्ना उपजाते थे, धान की खेती करते थे और भी चीज़ों की खेती करते थे, उनको जबरदस्ती कि अगर 1 बीघा 20 कट्ठा हम लोग कहते हैं, उसमें से 3 कट्ठा मैंडेटरी आपके लिए ये नील का उत्पादन करना पड़ेगा, खर्च भी आपको अपना ही देना पड़ेगा। आप जरा मुझे बता दीजिए, ये तीनों जो बिल हैं, इसमें कहीं भी इसकी चर्चा है कि किसान सरकार के द्वारा बताए गए जा रहे किसी भी चीज की खेती करे? बता दें किसी में है अगर, तो कैसे इसको चंपारण से इसकी तुलना करेंगे? नहीं कर सकते, बिल्कुल इशू डिफरेंट है। आप आइए, दूसरे इशू पर आप आइए। आपने खेड़ा का उदाहरण दिया, हम आएंगे उस पर, हम आएंगे। इशू, हम इशूज पर हैं, हम इशू कंपैरिजन पर में, हम कंपैरिजन पर हैं, हम उस पर नहीं है। हम हिस्टोरिकल फैक्ट्स पर हम आ रहे हैं। आप आइए खेड़ा, आप आइए खेड़ा आंदोलन में आइए, आप आइए बारदोली में, जहां हमारे बापू, पूज्य बापू और सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनका नेतृत्व रहा। क्या था इशूज क्या था? लगान का इशू था। जरा बता दीजिए, तीनों बिल में कहीं लगान का कोई इशू है? क्या कंपेयर कर रहे हैं? बोलने दीजिए। कंपेयर क्या कर रहे हैं जो बता दीजिए। नहीं, इशू जो है क्या है? देखिए, इशू देखिए, लगान का इशू नहीं है। आप साफ आइए इस पर। अब जरा चर्चा कर रहे थे, बहुत मुस्कुरा के बोल रहे थे दिग्विजय बाबू कि बिहार में मंडी नहीं है। ये भी रामगोपाल जी बोल रहे थे ना, मैं बिहार में भी देखा हूं मंडियों की स्थिति, और उत्तर प्रदेश में भी मैंने देखा है। बिहार, उत्तर प्रदेश में मैं ज्वाइंट सेक्रेटरी अपॉइंटमेंट था, रामगोपाल जी जानते हैं। सबसे ज्यादा सिफारिशें किस पद के लिए आती थी? डिप्टी डायरेक्टर मंडी परिषद। क्यों आती थी? भ्रष्टाचार का बिल्कुल पूरा का पूरा वो अड्डा था। एक एक पद, एक एक व्यक्ति, कितनी सिफारिशें आती थी, कहां से आती थी? आप चलिए हमारे बिहार में क्या हाल था। मैं 2005 में, मैं जब हमारी सरकार बनी एनडीए की, मैं माननीय मुख्यमंत्री के साथ उनका मैं सेक्रेटरी था। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अंदर यह था, क्या स्थिति थी, क्या के बोर्ड सचिव ग्रुप सी का कर्मचारी होता था, उसकी पोस्टिंग के लिए बाहर क्या क्या लोग धंधे करते थे। भ्रष्टाचार का अड्डा था। एपीएमसी को खत्म किया बिहार सरकार ने। रिजल्ट क्या हुआ देखिए सामने, आप देखिए 2006 में खत्म किया। बिहार में अन्न का उत्पादन 2005 में कितना था? 81 लाख टन था। आज हमारा 181। प्रोक्योरमेंट क्या था? बहुत कम प्रोक्योरमेंट था 2005 के पहले। आज हमारा लक्ष्य 45 लाख टन सिर्फ धान का है। आप चलिए प्रोडक्टिविटी पर,
बिहार में पहले क्या था, जो हमारा मक्के की चर्चा करे तो मैं आऊंगा उस पर। मक्के का उत्पादन 135% बढ़ा है 2005 के बाद, धान का 119% बढ़ा है, गेहूं का 118% बढ़ा है, और मत्स्य का, और फिर उस पर तो जाइएगा तो बहुत बड़ा है। ये कैसे हुआ है? ये इस प्रकार की जहां जहां एक्टिविटी होती थी सबको समाप्त किया गया। तो देखिए उसको लोगों को कंफ्यूज मत करिए, कंफ्यूज नहीं करना है चीजों को। स्टेट आइए जरा, आइए पहला कानून पर। पहला कानून क्या कहता है? पहला कानून ये कहता है किसान के पास ये आजादी है, वो स्वतंत्र है कि अपना उपज वो कहां बेचे, मंडी में भी बेच सकता है। वो को रोका है क्या? आप बताइए, मंडी में अभी चर्चा कर रहे थे, जाइए मछली लेकर के मंडी में, हम तो देखते रहते हैं ना, क्योंकि हम तो गांव जाते रहते हैं। गया मंडी में, बैठा हुआ था पहले लोग 3 दिन 4 दिन 5 दिन तक, क्या करेगा बेचारा रख करके मछली को, औने पौने दाम में लोग ले लेते। अब आज वो स्वतंत्र है कि अपनी मछली को कहीं भी बेच सकता है, अपनी सब्जी को कहीं बेच सकता है। और हमारे नालंदा जिला से मैं बता दूं, सब्जियां आपके कलकत्ता भी जा रही है और सब्जियां हमारी रांची भी जा रही है। तो ये नहीं है, इसमें कहीं भी रोक नहीं है। गुमराह कर रहे हैं लोगों को जाकर के, और बता तो दीजिए कहीं पर। अब दूसरा जरा पास आ जाइए, दूसरे में आ जाइए। क्या कह रहे हैं आप कि भाई जो अभी राम गोपाल जी बता रहे थे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, आप चले जाइए बिहार उत्तर प्रदेश में, ठीक ही तो बोल रहे थे वो। इनफॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तो हो ही रही है। ये पूरा बटाई है क्या? कह रहे थे ना कि 2 साल से ज्यादा नहीं देंगे क्योंकि कब्जा कर लेगा। और कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट कहीं फोर्स्ड नहीं होता है। कॉन्ट्रैक्ट में आपका अपना जो है उसमें विलिंगनेस होता है। 2 पार्टी जब विलिंग होती है तब कॉन्ट्रैक्ट होता है। किसान कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए फोर्स्ड है क्या? उसकी इच्छा नहीं है, वो नहीं करेगा कॉन्ट्रैक्ट। उसकी सुविधा है, उसको सहूलियत मिलेगी, उसकी आमदनी बढ़ेगी तो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो इसलिए इस चीज की चिंता नहीं होनी चाहिए, कहा है। और तीसरा तो बड़ा बढ़िया आपने कहा, तीसरा जो एसेंशियल कम्युनिटीज एक्ट पर आ जाइए। कौन सा जमाना था? 1954-55 में जब एक्ट आया था, एसेंशियल कम्युनिटीज एक्ट, स्कार्सिटी का जमाना था। हम लोग शिप टू माउथ वाली इकोनॉमी थे, बाहर से अनाज आता था, PL 480 की मार खाते रहते थे हम लोग, और तब जो है हम लोग को यहां खिला पाते थे। और आज क्या है? 296 मीट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन हो रहा है और 320 मीट्रिक टन सब्जी और फल का उत्पादन हो रहा है। हम सरप्लस में हैं, हमको स्कार्सिटी में नहीं है। तो आज जो आप कहिएगा कि सर लोगों को छूट दी जा रही है, कितना रख लीजिए उतना रख लीजिए, क्यों? जरूरत है आपको। इस जो भय होता था 3/7 जो एसेंशियल कम्युनिटीज एक्ट का होता था, एक टेरर होता था इसका, और उसमें व्यवस्था है कि अगर समस्याएं ऐसी होंगी तो उसको लागू किया जाएगा। इसलिए देखिए तीनों बिलों में कहीं कोई किसान विरोधी नहीं है। लेकिन हां, आपको लगता है कि साहब उसमें और सुधार की गुंजाइश है, तो जरा मैं आना चाहूंगा। देखिए जो लोहिया जी कहा करते थे कि कल ही राजनीति, कलह वाली राजनीति जरा आगे चला जाए, क्या है बताइए जरा। सरकार ने बिल एक्ट बना दिए, सुप्रीम कोर्ट में लोग गए, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया। यही लोकतंत्र की खासियत है कि अगर कोर्ट आदेश देता है तो हम सब लोग उसको स्वीकारते हैं। सरकार ने भी स्वीकारा, और स्वीकार करके आपको बुला रही है वार्ता के लिए। आइए बताइए साहब, आप कह रहे हैं सरकार की हठ धर्मिता, उन लोगों की भी तो हठ धर्मिता देख लीजिए, क्यों नहीं आ रहे? कौन रोक रहा है? आइए बात करिए, कहां कहां गुंजाइश है, क्या होना चाहिए कि कैसे किसानों की आमदनी बढ़े, इस पर चर्चा होनी चाहिए। कैसे खेती हमारा जो है लाभकर हो, इस पर चर्चा होना चाहिए। कैसे कृषि को लोग छोड़े नहीं, इस पर चर्चा होनी चाहिए। और उसके लिए हमेशा सब जगह लोग को हिस्सा लेना चाहिए, भाग लेना चाहिए। लेकिन मेरा अनुरोध होगा कि चूंकि हम लोगों का जो लोकतंत्र है इसकी जड़ें मजबूत हुई हैं, हमारा संसद ताकतवर है, हमारा न्यायपालिका ताकतवर है। रमेश जी जहां पढ़े थे अमेरिका में, क्या हाल हुआ? अभी कैपिटल हिल पर अटैक हो गया।
अगर एक प्रेसिडेंट हारता है, कहा अटैक करो सीधे, करता है कि नहीं? लेकिन हमारा उस अमेरिका जिसने 171 साल पहले हमसे आजादी पाया, आज उसका 245वां साल चल रहा है, हमारा तो अभी 75वें चलने वाला है। लेकिन हमारे यहां क्या होता है, जनता कोई निर्णय लेती है, सब स्वीकार करते हैं। इमरजेंसी के बाद ही जनता पार्टी सरकार बड़ी, लोग स्वीकार किया कि नहीं किया? बिहार में भी चुनाव हुए, स्वीकार किया कि नहीं स्वीकार किया? लेकिन आप देख लीजिए क्या होता है अमेरिका में। तो आज हमारी जो लोकतंत्र की जो जड़ें हैं वो मजबूत हो रही है, और लोकतंत्र में संपर्क और संवाद सबसे महत्वपूर्ण है, इसको खत्म नहीं होने देना चाहिए। इसलिए मेरा सबसे अनुरोध होगा कि जिनके जिनके संपर्क में लोग हैं उनसे संवाद स्थापित करिए, और समस्या का निदान कैसे हो, किसानों का जीवन कैसे खुशहाल हो, हमारा देश कैसे तरक्की करे, इस पर चर्चा होनी चाहिए। अपनी हठधर्मिता छोड़नी चाहिए, कल ही राजनीति छोड़नी चाहिए, हमको मिलजुल करके राजनीति करनी चाहिए। तो मुझे तो इस पर इतना ही कहना था। लेकिन एक और, गुलाम नबी साहब, आपने जो शुरुआत की थी उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आपने जय जवान जय किसान, लेकिन एक चीज और करना चाहिए था आपको। स्वर्गीय हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी का एक नारा था 65 का, अटल जी आए जोड़ दिया जय विज्ञान भी। देखिए, जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। आप बिना विज्ञान के, आज हमारे जवान भी हैं, उनका पराक्रम नहीं बढ़ सकता, उनका शौर्य नहीं बढ़ सकता, और विज्ञान ने जो किया है उसी से हमारी सैन्य शक्ति भी बढ़ी है। आप जरा सोचिए, पहले हम लोग क्या होता था एयरफोर्स में, मिग मंगाइए कहां से, देश का नाम हम नहीं लेंगे, जगुआर कहां से मंगा रहे हैं, राफेल कहां से मंगा रहे हैं, बाहर से लाना पड़ता था, नेट कहां से मंगा रहे हैं। और आज कितनी प्रसन्नता की बात है, कितना गौरव की बात है कि हमारा HAL 83 तेजस विमानों को बनाएगा फाइटर का, है कि नहीं है? बने थे, लेकिन आपने इतना बड़ा आदेश नहीं दिया था। 48,000 करोड़ का आदेश मिला है। आप देखिए, आप सुन लीजिए, पहले तोप मंगाते थे, तरह तरह के घोटाले हो जाते थे, और आज देखिए अपना टैंक बन रहा है, हमारा सुपरसोनिक, हमारा टॉर्पीडो वो बन रहा है। पहले तो हम लोग 303 से ही काम चलाते रहते थे, आज आप देखिए इंसास है, और भी अच्छी अच्छी हमारी बंदूक राइफलें बन रही हैं। ये सब चीजें हैं, ये सब चीजें हैं, और ये कैसे संभव हुआ है जिसकी मैं चर्चा कर रहा था, उस पर आपको भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। वैज्ञानिकों ने जो काम किया, DRDO के वैज्ञानिकों ने जो काम किया, जी बोलने दीजिए ना, मैं बोल रहा हूं कि प्लीज जय जवान जय किसान के साथ जय विज्ञान भी आ जाए। आप चले चलिए स्पेस में, कितना बड़ा वैज्ञानिकों ने काम किया। आज भाई गगनयान 3 है, आप जहां भी जा रहे हैं, पहली बार जो छोटे छोटे हमारे लॉन्च मिसाइल के लॉन्चर कर लेके अपने स्पेस के लगाए अपने यहाँ, पहले हमको दूसरे देश में देखना पड़ता था। बताइए, अपने पास हिंदुस्तान में कोई भी प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर था? ये कितने गर्व की बात है, गौरव की बात है कि ककरापार में हमारा अपना बन रहा है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि विज्ञान की देन, और जिसकी चर्चा हम लोग शुरू से किए, किसान की ही, तो पूरा का पूरा हाई यील्डिंग वैरायटीज ये कहां से आया? पूरा का पूरा हाइब्रिड सीड कहां से आया? रोल किसका है विज्ञान का? मैं व्यक्ति की नहीं बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं विज्ञान की। मैं याद दिला रहा था कि ये नारा जरा थोड़ा सा बदल करके उसको थोड़ा बढ़ा दीजिए, ये मैं आपसे कह रहा था। तो ये जो है, समझिए, आज हमारे देश में हमारे किसानों ने, हमारे जवानों ने और हमारे वैज्ञानिकों ने जो काम किया है, उस सब के लिए हमको गर्व करना चाहिए। ये गौरव का विषय है, और इस सब को हम लोग को अच्छे से मनाना चाहिए। जब कोई घर में आपकी खुशी आती है तो मनाते कि नहीं मनाते? तो हमारे लिए कितने खुशी की बात है। आइए कोरोना पर आप विज्ञान का देख लीजिए। अमेरिका को मैंने बताया 246 साल हमसे पहले आजाद हुआ, 171 साल पहले, 1776 में। बताइए साहब, वहां पर क्या कोरोना का जब ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, उनके यहां मोर्टेलिटी रेट कितना है? करीब करीब 2% के आसपास है। हमारा क्या 1.5 के आसपास है। अमेरिका की आबादी 30 करोड़, हिंदुस्तान 130 करोड़, वहां 2.69 करोड़ लोग संक्रमित हुए।
हमारे यहाँ भी हुआ, लेकिन 1.07 करोड़ ही है हमारे। ये जरा देख लीजिए उनके यहाँ सुन लीजिए जरा, अमेरिका का ज्यादा याद करते हैं, उनका क्या है रिकवरी रेट 64%, अपना रिकवरी रेट 97%। और जिसको सबसे ज्यादा आप लोग कोस रहे थे बिहार को कि कोरोना में तो बिहार पारे हो जाएगा, क्या हुआ? बिहार में क्या है? बिहार में जो मोर्टेलिटी रेट है 0.5% है। पूरा का पूरा हमारे 24 लाख जो हमारे बिहार से बाहर के श्रमिक आए, सबको हम लोगों ने देखभाल किया और 10,000 करोड़ रुपए हमारे सरकार ने केंद्र सरकार के अतिरिक्त खर्च किया इन सब की करने के लिए। अभी आप देखिए वैक्सीन की हम लोग चर्चा कर रहे हैं, जरा देखिए इतिहास। ब्लैक डेथ आया था ना, आप सब लोग जानते हैं ब्लैक डेथ में कितनी मौतें हुई थी। ब्लैक जिसको प्लेग कहते हैं, कितने वर्षों के बाद 567 साल के बाद उसका वैक्सीन आया। आज भी प्लेग खत्म नहीं हुआ। अभी पिछले साल में मेडागास्कर में भी ये आ गया था आपको प्लेग, लेकिन आज आप देखिए अपने देश में साल भर के अंदर आपके पास वैक्सीन है। आप स्मॉल पॉक्स को देख लीजिए, स्मॉल पॉक्स मेक्सिको में कब आया? 1530 में। उसका जो है उसके भी जो वैक्सीन आने में कितने साल लग गए, और यूनाइटेड नेशंस को कितना साल लगा? 1979 में दुनिया से हमारा खत्म हो गया वायरस स्मॉल पॉक्स का। लेकिन चिकन पॉक्स अभी भी है, इसलिए अपने बच्चों को टीके लगवाते हैं, लेकिन उसके भी आने में 100 साल से ज्यादा लगे साहब। कोलरा का 75 साल से ज्यादा लगा, लेकिन आज आप देखिए हमारा वैक्सीन साल भर के अंदर आ गया। और इसके लिए हम लोगों को देखिए गर्व होना चाहिए हमारे साइंटिस्टों के ऊपर। और आप देखिए हमारा वैक्सीन की कीमत क्या है। अभी जिसकी चर्चा कर रहे थे कोविशील्ड, जो सीरम इंस्टीट्यूट का 200 रुपया पर डोज, 2 डोज देने हैं 400 रुपये लगेंगे। आप आइए जो हमारा दूसरा वाला जो है कोवैक्सीन 295 रुपये, 2 डोज देंगे 600 रुपये से कम। जरा चलिए उनके पास जहां रमेश जी पढ़ते थे, चलिए वहां, उनका वैक्सीन फाइजर कितना का है? $20, 1400 हुआ ना। मॉडर्ना 37 से लेकर के $40, कितना हुआ? 2500। हमारे साइंटिस्टों ने जो बनाया है वैक्सीन, इसकी एफिकेसी देखिए, इसकी कीमत देखिए। इसलिए हम सब लोगों को, हमारे साइंटिस्टों को सैल्यूट करना चाहिए और केंद्र सरकार को आपको धन्यवाद देना चाहिए। इसमें पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठिए कि जिस महामारी को जिस सफलता के साथ, नेतृत्व के साथ काम किया गया है, उस सब के लिए हम लोग को गौरव होना चाहिए। और अंत में साथ जो समाप्त मैं कर रहा हूं कि अपना देश का एक इतिहास रहा, गौरवशाली अतीत रहा है और आगे भी रहेगा रमेश जी। और इसके लिए हम सब लोगों को, जो हमारे देश का ताना बाना है, सामाजिक सद्भाव, सांप्रदायिक सौहार्द, इसको बनाए रखना है, जिससे कि जो कहता है ना सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा वो कायम रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।